प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज हम इस पूरे सफर पर एक नजर डालेंगे। कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफर देश के सबसे बड़े पद तक जा पहुंचा। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से निकलकर देश के सबसे शक्तिशाली पद पर पहुंचना, ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है ना? इसमें संघर्ष भी है और कामयाबी भी। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब इस कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि वो माहौल कैसा था, वो जगह कौन सी थी जहां नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा। तो बात है 1950 की। गुजरात के वडनगर में एक बहुत ही साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और परिवार में 6 बच्चे थे। तो जाहिर है गुजारा काफी मुश्किलों भरा था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में उनका बचपन कैसा बीता होगा। चलिए उनके उन शुरुआती तजुर्बों को देखते हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, उनकी शख्सियत की नींव रखी। घर के हालात तो तंग थे ही, तो इसी बीच उनके पिता ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जो लोकल ब्रांच थी वहां भेजना शुरू कर दिया। और तब उनकी उम्र महज 8 साल थी। ये उनका पहला कदम था एक ऐसे संगठन की तरफ जिसका पूरा फोकस देशभक्ति और राष्ट्र सेवा पर था। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जिस उम्र में उनके दोस्त, बाकी बच्चे नई साइकिलों और खिलौनों के सपने देखा करते थे, उस उम्र में उनका ध्यान इस बात पर था कि भाई परिवार और समाज की मदद कैसे की जाए। उनका जो डेली रूटीन था वो बहुत ही मुश्किल था। सोचिए, सुबह सुबह उठकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, फिर दिन में स्कूल जाना और शाम को आरएसएस की मीटिंग्स में शामिल होना। मतलब काम, पढ़ाई और एक तरह की ट्रेनिंग, इन तीनों के बीच जिंदगी बंटी हुई थी। ये उनके शुरुआती डिसिप्लिन को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं उनकी जिंदगी के उन खास पलों पर, वो टर्निंग पॉइंट्स जिन्होंने राष्ट्र सेवा के उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। ये वो दौर था जब भारत चीन युद्ध चल रहा था और वडनगर स्टेशन से सेना की ट्रेनें अक्सर गुजरा करती थी। माहौल में एक तनाव था और इसी माहौल ने उनकी जिंदगी के एक बहुत अहम किस्से की जमीन तैयार की। तो वो क्या करते थे, स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को बिना एक भी पैसा लिए गर्मा गर्म चाय पिलाते थे। ये जो निस्वार्थ सेवा थी ना, इस अनुभव ने उनके अंदर देशभक्ति की आग को और तेज कर दिया। लेकिन जब वही ट्रेनें वापस आती थीं और बहुत सी सीटें खाली होती थीं क्योंकि कई सैनिक शहीद हो चुके थे, उस मंजर ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें पहली बार शायद ये एहसास हुआ कि देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत इमोशनल मोड़ था। एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मिलता है। कहते हैं कि एक साधु ने उनकी हथेली देखकर उनकी माँ से कहा था कि आपका ये बेटा या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा या फिर अगर राजनीति में गया तो लोगों के दिलों पर राज करेगा। अब इसे कई लोग उनकी किस्मत का एक शुरुआती इशारा भी मानते हैं। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह फैसला किया कि वो अलग रहेंगे ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर सकें। इसके बाद वो घर-बार छोड़कर 2 साल तक हिमालय में एक तपस्वी की तरह रहें। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, राजनीति में पहला कदम। और इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को सबके सामने लाकर रख दिया। साल था 1975। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी, आरएसएस पर भी बैन लग गया था। तो ऐसे में वो अंडरग्राउंड हो गए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ छिपकर काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया। कभी सरदार का भेष बदला तो कभी कुछ और। सरकार के खिलाफ पोस्टर और पर्चे बांटे। जो जानकारी थी उसे इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया। उन्होंने इस पूरे दौर पे एक किताब भी लिखी, संघर्ष मां गुजरात। इन्हीं सब कामों ने उन्हें आरएसएस के अंदर एक दिलीर और होशियार रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया। अब यहां से पार्टी के अंदर उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। 1977 में वो आरएसएस में रीजनल ऑर्गेनाइजर बने। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी तो वो उसका हिस्सा बने। और फिर 1990 में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने की। इस यात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पहचान दी। तो अब कहानी गुजरात से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़ने वाली थी। चलिए अब उनके उस दौर पर चलते हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उनकी एक नेशनल इमेज बननी शुरू हुई। और वो बड़ा मोड़ आया साल 2001 में। इसी साल वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई सेक्टर्स पर काम किया, जैसे एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। और उनके काम करने के इस तरीके और डेवलपमेंट के इसी एजेंडे को बाद में गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। तो अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री पद तक का सफर। देखते हैं कि 2014 के चुनावों में क्या हुआ। 2014 के चुनाव कैंपेन की सबसे खास बात थी उनका मैसेज। वो बार बार कहते थे, मैं एक गरीब परिवार का चाय बेचने वाला हूं। इस एक लाइन ने उन्हें सीधे आम जनता से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल में कई बड़े और आप कह सकते हैं बहुत साहसिक फैसले लिए गए, जैसे कि जीएसटी लागू करना, नोटबंदी का ऐलान, सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। ये कुछ ऐसे फैसले थे जिनका असर बहुत दूर तक गया। तो जमीन से उठकर शिखर तक का ये पूरा सफर, आखिर ये कहानी हमें बताती क्या है? यही कि एक बहुत ही साधारण शुरुआत से भी देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा जा सकता है। ये कहानी दिखाती है कि सत्ता के रास्ते पर मजबूत इरादे और सही रणनीति की क्या अहमियत होती है।